कहा जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन खुश है तो बाहर का कुछ थोड़ा तकलीफ भी होता है वो महसूस नहीं होता। ऐसी बात है ना। तो मन सबका अच्छा है। मन अगर अच्छा है तो तन भी अच्छा होता है और समय भी अच्छा गुजरता है। आज हम इसी मन के ऊपर ही थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों का हम लोग संचालन भी करते हैं, लेकिन ये मन ऐसी चीज़ है कि मन को कंट्रोल में करना बड़ा डिफ़िकल्ट समझा जाता है। तो इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में भी, क्या कहा गया है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार जाता है वो हार जाता है जीवन में, जिसने मन को जीत लिया वो जीत जाता है। तो इसीलिए आज का हमारा जो विषय होगा, हम लोग आपस में विचार करेंगे माइंड मैनेजमेंट, यानी कि मन के संचालन की कला। मन को हम कैसे नियंत्रण में रखें, और अगर मन नियंत्रण में हो जाता है तो सब चीज़ हो जाएगी। इससे पहले कि आगे चलें, मन है क्या? क्या है मन? हाँ, अक्सर करके ये चार चीज़ जो होती हैं इनको लोग मिला देते हैं बात बात में। एक तो माइंड, जिसे मन बोलते हैं, एक बुद्धि यानी कि ब्रेन, जिसे मस्तिष्क, दिमाग, ये भी एक होता है इंटेलेक्ट अर्थात बुद्धि, और कभी कभी हार्ट, हृदय। इन चारों चीज़ों को कई बार आम भाषा में, बातचीत में हम लोग मिला दिया करते हैं, लेकिन ये चारों चीज़ अलग अलग है। कई बार कहते हैं मेरा मन ये कह रहा है, मेरा दिमाग में मेरे सिर दर्द है, मेरी बुद्धि नहीं चल रही है, ऐसी बात है। तो ये चारों चीज़ों में क्या फ़र्क है? ये ब्रेन और हार्ट, हार्ट यानी दिल, ब्रेन, मस्तिष्क, ये दोनों तो हमारे शरीर के अंग हैं, बॉडी से कनेक्टेड हैं ये चीज़ें, ये शरीर के अंग हैं। जबकि मन और बुद्धि, ये दोनों चीज़ जो हैं, आज आपको कल शाम को बताया होगा ना, यहाँ उषा बहन ने जब शिविर कराया, हाँ, आत्मा के क्या क्या फैकल्टीज़ हैं, हाँ, क्या क्या बताया? आत्मा किन किन चीज़ों की बनी? मन, बुद्धि, संस्कार। तो ये मन, बुद्धि, ये है आत्मा के अंग, और ये ब्रेन और हार्ट ये सब शरीर का है। तो इसलिए ये जो मन का संचालन है, मन क्या है? सोचने की शक्ति। कोई भी बात होती है सबसे पहले मन में ही पैदा होती है। आप यहाँ पर, आपको आने का निमंत्रण मिला, बहन जी ने बोला होगा कि भाई वहाँ प्रोग्राम है, तो आपने सुना, मन के अंदर विचार आने लगे, चलो भाई चले। हो सकता है घर में कोई काम हो या ऑफिस में काम हो, भाई बड़ा मुश्किल है, अभी नहीं निकल सकते, बाद में करेंगे। तो मन में थोड़ा सा विचार चले जाएं न जाएं। फिर बुद्धि, उसने निर्णय दिया कई बात सोच के कि चलो भाई चलते हैं। जब बुद्धि ने निर्णय दे दिया, फिर आपने अपना जो भी रिजर्वेशन कराया या जो भी आने का प्रबंध किया, वो कर्म में वो बात आ गई। तो हर चीज़ की जड़ जो होती है वो मन होती है। तो इसीलिए मन में ही अगर कोई चीज़ को हमने कंट्रोल कर लिया तो हमारे बातचीत, व्यवहार, कर्मों में हर जगह वो कुशलता आती जाती है, और मन के नियंत्रण में होने से हमारा व्यवहार भी नियंत्रण में हो जाता है। तो इसीलिए ये जो मन है, इसके ऊपर आज हम विचार करते हैं कि मन को हम कैसे नियंत्रण में रखें। क्योंकि ये जो मन होता है, कहा जाता है, अक्सर कह देते हैं भाई क्या करें, मन बहुत चंचल है, हम चाहते नहीं ये करना, लेकिन ऐसे विचार आ जाते हैं, ऐसे कर्म हो जाते हैं।
इसीलिए मन, अब मन की गति, कितने विचार आते हैं, शायद आपको कल बताया होगा, हाँ कितने विचार आते हैं मन में? बहुत सारे, अनगिनत। लगभग ऑन एन एवरेज मन में 25 से 30 विचार प्रति मिनट, 1 मिनट में इतने विचार आते हैं, जस्ट समझिए। तो क्या हुआ फिर, 1 मिनट में 30 विचार हुए, यानी कि 1 सेकंड में कितने विचार, यानी कि 2 सेकंड में लगभग 1 विचार आता है। 2 सेकंड गुजरा 1 विचार, फिर 2 सेकंड 1, लगातार एवरेज इतनी तेज गति से मन चलता है। तो ये मिला के लगभग 35-40 हज़ार विचार प्रतिदिन हो जाते हैं, प्रतिदिन। एक दिन में इतने हजार विचार मन में आते हैं। तो इससे क्या होता है, कई बार हम कह देते हैं भाई मन बहुत तनाव है, टेंशन है, मन मेरा ठीक से सोच नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे विचार जब आते हैं मन की गति भी बहुत तीव्र हो जाती है। तो इसलिए ये मन के विचार, वैसे कहा जाता है दुनिया में सबसे तेज गति से चलने वाली कौन सी चीज़ है? माइंड नहीं, कोई और दुनिया की चीज़, विज्ञान की भाषा में लाइट। हाँ, यहाँ तो टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं काफ़ी। ये सूरज है, ये पृथ्वी है, सूरज से पृथ्वी। लाइट की स्पीड जानते हैं ना कितनी होती है? लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। माइल्स में करें 1,85,000 माइल्स पर सेकंड पढ़ा करते थे ना, 1,86,000। तो इतने, जब प्रकाश इतने तेज गति से चलता है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता है, तो भी उस प्रकाश को सूरज से पृथ्वी तक आने में करीब 8 मिनट लग जाते हैं लगभग। अब आप यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे ही आप, अगर बहुत गर्मी लग रही है बाहर, बस आप सूरज के बारे में विचार कर रहे हैं, तो मन से आप सूरज में 1 सेकंड में पहुँच गए, 10-5 सेकंड में पहुँच गए, इंस्टेंट पहुँच गए। तो इतना तेज विचार, मतलब विचारों की गति इतनी तीव्र है। तो आज मन के इस संचालन में हम मुख्य 3 चीज़ों पर विचार करेंगे। एक तो है क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, यानी कि विचारों की संख्या, विचारों की संख्या। दूसरा क्वालिटी ऑफ थॉट्स, यानी कि विचारों की गुणवत्ता। एक है विचारों की संख्या, विचारों की गुणवत्ता, और तीसरी चीज़ है डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, यानी कि विचारों की दिशा। तो ये 3 चीज़ों का हाथ होता है मन के संचालन में। तो जैसे अभी हम लोग विचार कर रहे थे, विचारों की संख्या तो इतनी तीव्र गति से, इतना तेज चलती है। मान लीजिए ये पानी है, हाँ, पानी में आपने एक पत्थर डाला, क्या होगा? लहरें पैदा होंगी। ओके, बस यही बात विचारों के लिए भी है। मन के अंदर जब कोई भी बात पहुंचती है, हमने इन कर्मेंद्रियों से कुछ देखा, हम जा रहे हैं, आँखों से कुछ देखा हमने, मानो कोई एक्सीडेंट रोड पर हुआ है, कुछ कानों से बात ऐसी सुन ली, कुछ स्पर्श के द्वारा ऐसा फीलिंग आया, तो मन के अंदर विचार विचार तरंगे तरंगे, एक के बाद एक विचार पैदा होते चले जाते हैं। तो ये है विचारों की संख्या जो हमने देखी, लगभग इतने 30-35 हज़ार विचार प्रतिदिन आते हैं। अब आपने देखा होगा जब विचारों की संख्या होती है, जब कभी कोई निगेटिविटी होती है, कोई मानो आपका बच्चा रोज़ आ जाता है, हाँ, स्कूल से शाम को 5 बजे, आज 8 बज गया, 7 बज गया, 9 बज गया, अभी तक नहीं आया, तो आपके मन में एकदम बहुत विचार होंगे, क्यों नहीं आया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं भाई आजकल तो एब्डक्शन भी हो जाता है, टेररिस्ट हैं, ये हैं वो है। तो मन के विचारों की गति बहुत तेज हो जाती है।
तो विचारों की गति तेज तब होती है जब कोई ऐसी घटना, कोई निगेटिविटी, कोई बात होती है। अभी नॉर्मल केस में फ्रेंड्स हैं, अच्छा है, अगर दोनों में कुछ मनमुटाव हुआ, बस मन के अंदर विचारों की, आज उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया, ये तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा ऐसा मन के अंदर बहुत तेज। तो विचारों की संख्या और विचारों की क्वालिटी, ये दोनों जो है एक दूसरे से अपोजिट है। यानी कि अगर हम विचारों की ये जो क्वांटिटी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी, यानी कि अगर हम क्वालिटी को बढ़ाते हैं, विचारों की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता, उसे हम जितना बढ़ाते चलते हैं तो क्वांटिटी कम होती चली जाएगी। मेडिटेशन में हम यही तो करते हैं। कल आपको सिखाया होगा, आज भी सुबह थोड़ा बताया होगा, अपने को आत्मा समझो, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। तो जो क्वालिटी आपने विचारों की थोड़ा सा बढ़ाई, तो जब क्वालिटी बढ़ती है तो क्वांटिटी अपने आप ही कम होती चली जाती है। और ऐसे ही ये जो दिशा की बात है, बचपन में हम सब ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, सूरज से प्रकाश आता है, तो एक अगर लेंस रख देते हैं तो क्या होता है, यही प्रकाश जो है एक जगह कन्वर्ज हो जाता है और उसके नीचे अगर कोई भी चीज़ रखो तो उसे जला भी देता है। ऐसा होता है ना। तो वही सूरज है, वही प्रकाश है, लेकिन उसको हमने एक दिशा दे दी, एक कंसंट्रेशन कर लिया, दिशा दे दी, तो उसके अंदर इतनी शक्ति पैदा हो गई कि उससे इतना गर्मी, ताप पैदा कर लिया कि वो जला सकती है चीज़ों। पानी होता है, नदी, पानी बहता रहता है, लेकिन जब पानी को एक दिशा दे देते हैं, वो पानी गिरता है, उसके द्वारा हम बिजली भी बना सकते हैं। तो कोई भी चीज़ को, मन को भी अगर हम दिशा दे देते हैं, मन अभी है, घर की सोच रहा है, ऑफिस का है, बिजनेस का है, कोई संबंधों का है, अलग अलग बातें सोच रहा है, चारों तरफ विचार जा रहे हैं, लेकिन वो ही मन, उसको अगर हम एक दिशा दे देते हैं एट ए टाइम, तो उससे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बढ़ जाती है, फिर हम उस कार्य में सहज ही सफलता हासिल कर लेते हैं, जो हम चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। यही है मन के संचालन करने की कला। तो किस प्रकार से इस दिशा को दिया जाए मन को, वो एक कला है जीवन के अंदर। कैसे कला है वो हम थोड़ा सा देखते चलते हैं। जीवन के अंदर हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति। तो इसमें देखिए अच्छी बात है, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, होनी भी चाहिए उन्नति, लेकिन साथ ही साथ इस मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते उसको कई बार रुकावटों का सामना करना पड़ता है, बहुत विपरीत परिस्थितियां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं। तो इसके लिए उसे आंतरिक शक्ति की ज़रूरत है। इसीलिए जीवन को किसी ने डिफाइन करते हुए कहा है लाइफ है, तो ये दो पहलू हैं लाइफ के, LI लुकिंग इंटरनली, यानी एक आंतरिक शक्ति, FE फॉरवर्डिंग एक्सटर्नली, यानी कि बाहरी रीति से हम आगे बढ़ते चले जाएं। तो आगे बढ़ना भी है और आंतरिक शक्ति भी धारण करनी है। उससे क्या होता है, जब आंतरिक शक्ति भी जीवन में आती है, व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। ये आपको बताया गया होगा आज सुबह। तो आंतरिक शक्ति कौन धारण करता है, किसको मिलती है, तो ये इसमें बताया गया, जैसे ये कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को एक ऑपरेटर चलाता है और उसके द्वारा जो रोबोट होता है, यांत्रिक मानव, उसको हम कंट्रोल करके उसके द्वारा कोई भी कार्य ले सकते हैं। इसी तरीके से ये जो आत्मा है, ये वास्तव में इस शरीर की ऑपरेटर है। आत्मा इस शरीर को चलाती है। कैसे चलाती है? ब्रेन के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा। और ये शरीर जैसे हमारा ये यंत्र है, इस शरीर के द्वारा हम क्रिया करते हैं। तो आत्मा जो है, अगर हम इस टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो मन जो है वो है सॉफ्टवेयर, ये ब्रेन जो है ये है हार्डवेयर। तो इसके द्वारा आत्मा और मन इसके द्वारा कर्म करते हैं। अब कैसे हम करें,
ये इसके अंदर आज आपको आज सुबह बताया गया होगा कि मन जो है विचार करने की कला है, जैसा कि आपको इसके अंदर बताया। अब ये मन जो है ब्रेन के द्वारा काम करता है, तो ये ब्रेन की बात बताई गई है कि ब्रेन के भी दो हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, बायां और दायां। जैसे शरीर में हर कर्मेंद्री का काम अलग अलग है। आँख के द्वारा हम देखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं, मुंह के द्वारा बोलते हैं। ऐसे ही ब्रेन जो है, आत्मा इस ब्रेन के द्वारा जो काम करती है, तो ब्रेन के भी दो हिस्से हैं, दोनों के काम अलग अलग हैं। जो बायां हिस्सा है, लेफ्ट पार्ट है, उससे दैनिक जीवन के हम व्यवहार करते हैं। जो हमारा प्रोडक्टिविटी कार्य है, ऑफिस का है, बिजनेस है, फाइनेंस का कार्य है, जितने भी ये कार्य हैं डे टू डे, ये सब हमारा बायां हिस्सा करता है। लेकिन ब्रेन का जो दायां हिस्सा है वो भावनाओं का प्रतीक है, क्रिएटिविटी का प्रतीक है, कुछ नवीनता सोचने का। उसके अंदर भाव होते हैं, प्रेम है, शांति है और जो संबंध होते हैं। इसीलिए मन के संचालन की कला ये है कि हमारे दोनों हिस्सों को हम बराबर महत्व दें। होता क्या, आज की दुनिया में आदमी मटेरियलिज्म के पीछे भागता चला जा रहा है, भौतिकवाद के पीछे, तो सारा ध्यान उसका इसी पर है, कैसे धन कमाए, किस प्रकार से पूरा दुकान, बिजनेस, धंधा, ये सब के ऊपर। और इधर के ऊपर जो भावनात्मक पक्ष है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, इसलिए जीवन इम्बैलेंस हो गया है। तो मन के संचालन की कला में एक ये भी बात आती है कि हमारा दोनों माइंड का जो, ब्रेन का जो दोनों पार्ट हैं वो बैलेंस रहे। एक देखिए, और मन के संचालन में क्या है, मन की तुलना एक पैराशूट से की गई है। पैराशूट होता है ना, पैराशूट हवाई जहाज से जब कूदते हैं, पैराशूट के माध्यम से अगर उतरते हैं तो धीरे धीरे आराम से उतर सकते हैं। तो मन भी एक पैराशूट की तरह है, जब वो खुला रहता है तो ठीक काम करता है मन। वैसे भी कोई भी कर्मेंद्री है, आँख खुली है तो आँख से देख सकते हैं, कान खुले हैं सुन सकते हैं, बोलते हैं मुख खुलता है। ऐसे मन को हम सदा खुला रखें, मन को हम सीमाओं में न बांध दें। भाई मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, ये धर्म का हूँ, या मैं इस जाति का हूँ। जब हम किसी सीमाओं में मन को बांध देते हैं, बस वहीं पर ही सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो मन को हम क्या करें, पैराशूट की तरह हम खुला रखें। कैसे रखेंगे इसे खुला, तो ये बताया गया, मन अगर हमारा, मानो मन में हमारे अंदर अगर ये किसी तरह ताला भी लगा हुआ है, हम कोई सीमा में बंधे हुए हैं, आज आप इस स्थान पर आए हैं तो यहाँ पर मन के अंदर जो ताला लगा हुआ है उस ताले को आप खोल दीजिए। कैसे खोलेंगे, हाँ क्या चाबी है खोलने की, हाँ ये इसमें देखिए, ये इसमें बताया गया है, डिवाइन लव इज़ द की टू ओपन द लॉक ऑफ लक। यानी कि है क्या कि जब हम हर व्यक्ति को अपने समान समझते हैं कि मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, बस किसी ने पुरुष का तन पहना हुआ है, पुरुष रूपी वस्त्र, किसी ने स्त्री रूपी वस्त्र पहना हुआ है, हैं हम सब आत्मा, आपस में भाई भाई। तो ये वस्त्र अलग अलग है। तो जब ये हमारे अंदर जागृति आ जाती है तो क्या होता है, फिर बाहर के भेदभाव जो हैं वो मिटने लगते हैं, वो अपना प्रभाव खत्म, उनका प्रभाव खत्म होने लगता है। तो आवश्यकता ये है कि इसके अंदर, मन के अंदर जो ग्रंथि है उसको हम खोलें। कोई भी धर्म का भेद, जाति का भेद, ये शरीर के कारण ही होता है, जब हम अपने को शरीर समझते हैं। तो इसलिए ये हम इस प्रकार से जब हम समझने लगते हैं तो मन का संचालन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ये कैसे होगा, कहना तो आसान है, ये सब चीज़ निर्भर करती है हमारे दृष्टिकोण पर। मेरा एटीट्यूड कैसा है, मेरा दृष्टिकोण कैसा है। ये गिलास, सबने उदाहरण सुना होगा, मानो बहुत गर्मी है, मैं आपके घर में आया, आपने मुझे एक गिलास पानी दिया, आधा भरा हुआ है आधा खाली है। अब उसको देख करके मेरे मन में दो विचार आ सकते हैं।
एक तो ये विचार, अरे मैं इतनी दूर आया, धूप में आया, इन्होंने मुझे आधा गिलास ही पानी दिया, आधा मतलब मैं अगर खुला हुआ हिस्सा देखूंगा, खाली हिस्सा, तो मेरे अंदर में नकारात्मक विचारधारा आएंगे, अरे आधा ही दिया, आधा खाली। तो उससे क्या होगा, अगर खाली हिस्सा देखूंगा तो मेरे जीवन में दुख और अशांति रहेगी। और अगर मैं देखूंगा ओ आधा भरा हुआ, तो क्या होगा, जो प्राप्ति होती है, जो चीज़ हमारे पास होती है, उसे देखकर हमें खुशी होती है। तो इसीलिए हम जीवन के अंदर जो हमारे पास है उसे देख देख करके हम संतुष्ट रहें, खुश रहें, न कि मेरे पास क्या नहीं है उसे देख देख के हम दुखी और अशांत न होते रहें। जिसका पॉजिटिव दृष्टिकोण है वो कीचड़ में से भी कमल देख लेगा। अगर कोई घटना होती है हमारे साथ, दुर्घटना, हम उसमें से भी निकाल लेंगे कि इसमें क्या कल्याण है। लेकिन जिसका निगेटिव दृष्टिकोण होगा, हर जगह वो चांद में भी दाग देखा, यानी कि वो उसे हर जगह, हर व्यक्ति में अवगुण नजर आएंगे, दूसरे में दोष, कभी परिस्थितियों को दोष देगा, कभी व्यक्तियों को दोष देगा, अपने को वो कभी भी सुधारेगा नहीं। तो ये निगेटिविटी है। तो मन के संचालन के लिए ये आवश्यक है कि हमारा दृष्टिकोण जो है ना वो सदा पॉजिटिव हो। तो दृष्टिकोण कैसे हमारा सदा पॉजिटिव रहेगा? दृष्टिकोण भी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। तो पहले हमारा अपने प्रति दृष्टिकोण कैसा हो? 5 प्रकार के दृष्टिकोण। हाँ, एक है पहला, अपने प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा रहे सदा, हाँ? स्वाभिमान का, सेल्फ एस्टीम का, स्व, अपने को हम ना कभी भी इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स में ना लाए। हमारा स्वाभिमान सदा आगे बढ़ने का हो, सेल्फ एस्टीम और स्वाभिमान का। इसमें अभिमान की बात नहीं, स्व माने आत्मा, आत्मा की स्मृति में रहे। दूसरा, हमारा दूसरे के प्रति हमारा कैसा दृष्टिकोण हो? हाँ, सच्चे प्रेम का, सच्चे स्नेह का। आजकल स्वार्थ का स्नेह तो बहुत होता है। हाँ, भाई इलेक्शन हो रहा है, भाई ये शायद मिनिस्टर बन जाए, जरा उसके पीछे पीछे वो जा रहे हैं। स्वार्थ का नहीं, सच्चे स्नेह का। और सच्चा स्नेह तभी हो सकता है जब हम भी अपने को भी आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा के दृष्टिकोण से देखेंगे। तीसरा, किसके प्रति? हमारा जो भूतकाल है। अक्सर करके क्या होता है, मन जो है हमारा कहाँ भागता है? जब हम खाली बैठे हुए होते हैं तो हम अपने पास्ट में चले जाते हैं, भूतकाल में चले जाते हैं। तो इसलिए भूतकाल के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? फॉरगिव, भूलने का, उससे शिक्षा ली और भूतकाल को हम भूल जाए। फॉरगिवनेस, जैसे क्षमा का, इस प्रकार से चाहिए भूतकाल का, क्षमा का सा। भविष्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा हो? बहुत आशावादी। कभी भी हम कोई भी घटना परिस्थितियों से निराश न हो। भविष्य के प्रति हम सदा बहुत महान आशावादी रहे। ये भविष्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण। और अपने प्रति, दूसरों के प्रति हो गया। ईश्वर के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा हो? परमात्मा के प्रति है स्मृति, और गॉड के प्रति थैंक्स, फेथफुल। ईश्वर के प्रति सदा हमारी बहुत महान भावना रहे। ईश्वर मेरा साथी है, सच्चा साथी। आप महसूस करेंगे, केवल थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल महसूस करेंगे अगर हम सच्चे दिल से जब जिस परिस्थिति में ईश्वर को याद करते हैं, उसकी गुप्त मदद हमेशा मिलती है। मदद का ऐसा रूप नहीं कोई जादुई रूप कि हमें कोई आवश्यकता हुई और ऊपर आसमान से वो चीज़ बरसने लगेगी, नहीं। कोई ना कोई व्यक्ति निमित्त बन जाएगा, परिस्थिति निमित्त बन जाएंगी, और उससे हमें वो मदद मिल जाएगी, प्रोवाइडेड हम सच्चे दिल से ईश्वर को याद। और सच्चे दिल से याद तभी कर सकते हैं जब उसका सच्चा परिचय होगा। आज सुबह के सेशन में आपको उसका सच्चा परिचय का भी बताया हुआ होगा।
तो ऐसे हमारे जब दृष्टिकोण होते हैं तो जीवन में मन के अंदर ना कभी दुविधा नहीं रहेगी। कई बार मन में दुविधा होती है, ये करूं या ऐसा करूं, ये ऐसा हो या ऐसा। उसके दुविधा के कारण हमारे जीवन में कई बार दुख, अशांति, मायूसी आ जाती है। तो इसलिए मन के संचालन में क्या होना चाहिए, ये बैलेंस जो आपको स्लाइड दिखाया ना, बाहर का और अंदर का बैलेंस, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का बैलेंस। ये भी नहीं संस्था सिखाती कि सब छोड़ छाड़ के और भगवान को याद करो, नहीं। घर गृहस्थी में रहो, नौकरी धंधा करो, पैसा कमाओ, सब बच्चों को पालना करें, लेकिन साथ ही साथ ये सब भौतिकवाद, इसके साथ साथ अध्यात्मवाद, हमारा मेडिटेशन हो, ध्यान करें, मनन चिंतन करें, अच्छे साहित्य का अध्ययन करें। तो ये भौतिक और अध्यात्मवाद का जब बैलेंस रहता है तो जीवन में खुशी होती है, नहीं तो मायूसी आ जाती है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि हो के मायूस नयो शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पाँव से चलोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही दोनों पाँव से आगे बढ़ते रहिए। दोनों पाँव कौन से, एक पाँव भौतिकवाद का, एक अध्यात्मवाद का। भौतिक अध्यात्म दोनों का अगर बैलेंस रहेगा जीवन में तो जीवन में हमेशा खुशी और आनंद रहेगा। कभी एक साइड ही बढ़ गई, बहुत भौतिकवादी हो गए या बहुत अध्यात्मवाद, सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए, बच्चों का ख्याल नहीं, परिवार का, वो भी नहीं। दोनों का बैलेंस रहेगा तो जीवन में सदा आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए ये आवश्यकता है। ये कैसे आएगा, हर चीज़ को साथ साथ देखते रहे कि वो चीज़ें जो होती हैं थ्योरेटिकली तो हम कई बातें समझते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो जीवन में धारण करने की बात जो होती है। क्योंकि मन में जब विचार आते हैं ना, तो विचार बहुत तेज गति से जब आते हैं, उसके बाद क्या होता है, अनेक प्रकार के विचार आते हैं। मालूम है कितने प्रकार के विचार होते हैं? हाँ, बताया आपको, अलग अलग प्रकार के। जो ये आप अभी गिलास वाला देखा ना स्लाइड, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक विचार होते हैं ये पॉजिटिव, सकारात्मक विचार। कौन से हैं सकारात्मक विचार? हाँ? कल रात को यहाँ उषा बहन ने क्लास में बताया होगा, आत्मा के क्या क्या गुण हैं, कितने गुण हैं? 7। गिनाओ क्या क्या है? हाँ, सुख, शांति, शक्ति, आनंद, पवित्रता, प्रेम आदि आदि। तो जो भी हमारे विचार इन गुणों के वशीभूत होके जो विचार हम करते हैं वो सकारात्मक विचार हैं। हर एक के प्रति प्रेम के, शांति के, आनंद के, शक्ति के, ज्ञान के, ये है सकारात्मक विचार। दूसरा, ये दिन भर में थोड़ा कम, आजकल का दुनिया ऐसी है ना, तो ये विचार थोड़े कम आते हैं। कौन से विचार ज़्यादा आते हैं? नकारात्मक। हाँ, ये क्यों आते हैं? कौन से विचार नकारात्मक हैं? जब हम ये बताते हैं ना तो हमारे एक प्रोफेसर की हमें याद आ जाती है। जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे धनबाद में, तो बिहार में एक बड़ा पॉपुलर सरनेम होता है, जैसे गुजरात में पटेल आदि है, तो बिहार में एक सरनेम है झा। हाँ, सुना होगा। वहाँ हमारे प्रोफेसर थे, बड़े पॉपुलर, बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ा जंदा दिल थे। तो वो कहा करते थे अक्सर करके, देखो भाई, आई एम नेक्स्ट टू गॉड, ईश्वर सर्वशक्तिवान है, बस मैं उसके बाद नेक्स्ट हूँ। तो हम लोग सोचा करते थे, अब कह तो नहीं सकते प्रोफेसर को, लेकिन समझते थे लगता है यहाँ पर कुछ थोड़ा सा लूज़ हो गया है। लेकिन वो प्रोफेसर साहब बड़े इंटरेस्टिंग थे। कहते हैं, पता है क्यों कहता हूँ मैं? जैसे भगवान को सब जगह याद कर सकते हैं, भगवान सबके दिलों में रहता है, ऐसे ही मैं जो है सबके दिल में रहता हूँ। कैसे रहते हैं झा साहब आप सबके दिल में? आप तो यहाँ दिख रहे हैं इस समय एक, कि नहीं नहीं नहीं, मैं देखो मेरा सरनेम जो है ना, ये एक एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और वो कहा करते थे, हाँ, जेलेसी, जेलेसी अर्थात ईर्ष्या, फिर हेट्रेड यानी कि घृणा, नफरत, और ए
एंगर कह दो या एनिमोसिटी कह दो, दुश्मनी की भावना, क्रोध की भावना, ये सब बता के वो कहा करते थे, अच्छा अब बताओ कि कोई है यहाँ पर, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, कोई ऐसा क्लेम कर सकता है कि मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है? वो हाथ खड़ा करे। दुश्मनी, यानी कि ये झा साहब जो हैं सबके दिलों में बसते हैं, है ना? हाँ, हर एक के दिल में है। तो जब वो ये कहा करते थे तो हम लोग जब फाइनल ईयर में आए, 4th ईयर में, तो हमारे एक दूसरे प्रोफेसर साहब आए, उनका सरनेम था मिस्टर झाल करके, एक अक्षर ही आगे था। हाँ, तो झा साहब का ये सुन के उन्होंने कहा, अरे झा साहब मैं तो आपसे भी एक कदम आगे हूँ, मेरे अंदर एक और क्वालिटी है। हाँ हाँ, ये अनदर वन। तो बाय द वे हमारे देश का, राष्ट्र का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है, और पीकॉक, मोर। हाँ, और राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाँ, राष्ट्रीय गेम कौन सा है हमारा खेल? हॉकी। और तो वो कहा करते थे कि देखो ये जो है ना एल, ये रिप्रेजेंट करता है लेग पुलिंग। लेग पुलिंग, कौन से खेल में लेग पुलिंग करते हैं? कबड्डी में। हाँ, तो देखो ये जो लेग पुलिंग है, हमारे यहाँ मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता था, भारत से ना केकड़ों का, केकड़े समझते हैं, क्रैब्स, वो बड़े डेलिशियस डिश मानी जाती है, तो विदेशों में उसका एक्सपोर्ट होता था है। तो एक बार क्रैब्स स्टीमर में रख के, कंटेनर में, बड़े कंटेनर में क्रैब्स पहुँचे अमेरिका में, तो वहाँ पर जो कंसर्न पार्टी लेने के लिए आई, उसने देखा कि इसका कंटेनर का तो ढक्कन खुला हुआ है, तो उसने तो लेने से मना कर दिया कि ये तो हम नहीं लेते क्योंकि इसका तो ढक्कन खुला है, सारे वो निकल के चले गए होंगे। तो कैप्टन जो था शिप का, वो इंडियन था, तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ कि कोई भी जा नहीं सकता, क्योंकि ये क्रैब्स जो है इंडियन क्रैब्स हैं, एक अगर आगे ऊपर चढ़ेगा तो 4 उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेंगे। हाँ, किसी को आगे बढ़ता हुआ देख के जैसे हमें खुशी नहीं होती है। तो ये लेग पुलिंग कहीं ना कहीं जीवन में ये आता है ना, कि दूसरे को देखते हैं, ईर्ष्या और ये सब बातें आती हैं। तो ये सब की जड़ कौन सी है? ये सब है नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार। लेकिन इसका रूट कॉज क्या है, जड़ क्या है? आप अपने जीवन में ही सोचो, कभी घृणा आया या ईर्ष्या या दुश्मनी या ये सब बात आई, इसकी जड़ क्या है? हाँ, ये 4 भाई बहन हैं आपस में, ये इसकी जड़ है। आप देखोगे इनके फादर है मिस्टर डाउट। डाउट माने संशय। जब भी जीवन में कहीं संशय आता है, पति पत्नी के बहुत अच्छे मधुर संबंध हैं, लेकिन अगर एक के मन में दूसरे के लिए कहीं संशय आया, तो बस डाउट, शक आया, शक की वजह से कहीं दुश्मनी की भावना पैदा होगी, घृणा की होगी, ईर्ष्या की होगी किसी के लिए। तो ये शक जो है इन सब का फादर है, रूट कॉज है। तो यदि हम मन का संचालन ठीक करना चाहते हैं, तो जीवन में अगर कभी किसी के लिए शक आए, डाउट आए, उस डाउट को हम तुरंत ही रिमूव कर दें। जितनी देर तक ये डाउट चलता रहता है, उतनी देर तक ये सब बातें बढ़ती रहती हैं, नेगेटिविटी क्लियर नहीं होंगी अगर। तो ये तो फादर हो गया मिस्टर डाउट, ये जो अलग अलग हैं ये सब बच्चे हो गए। हाँ, एक परिवार में और कौन कौन होता है, और कौन मिसिंग है इसमें? मदर। तो मिस्टर डाउट फादर हैं, ये सब बच्चे हैं। हाँ, इनकी मदर है मिसअंडरस्टैंडिंग, वो मिस्टर डाउट है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, MS। हाँ, MS तो दोनों में ही लिखा जाता है, मिस या मिसेस। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग, जहाँ डाउट आएगा वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा होगी, गलतफहमी पैदा होगी। और जहाँ पर शक और गलतफहमी होगी, वहाँ ये सब बच्चों का जन्म होगा, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि आदि। इसलिए जीवन के अंदर अगर हम माइंड को प्रॉपरली मैनेज करके चलना चाहते हैं, तो ये नेगेटिविटी जो डाउट की वजह से पैदा होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और अल्टीमेटली जिसमें घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, एंगर, ये सब बातें आती हैं, उस बात को हम
जल्दी से जल्दी जीवन में जितना ख़त्म कर देते हैं, वो बात आगे नहीं बढ़ने देते, उतना जल्दी ही हमारा अपने मन के ऊपर नियंत्रण हो जाता है। तो ये है नकारात्मक विचार। और तीसरे प्रकार के एक विचार और हैं, हाँ बोलो, कईयों को आता है, आवश्यक विचार, नेसेसरी थॉट्स। हाँ, जो जीवन के लिए आवश्यक विचार है, भाई ऑफिस जाना है, घर में खाना पकाना है, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, आदि आदि, वो सब आते ही हैं मन में, उनको करते हैं, आवश्यक विचार। और चौथे हैं वेस्ट थॉट्स, यानी कि व्यर्थ विचार। कौन से हैं व्यर्थ विचार? जब भी हम खाली बैठे होते हैं तो हम अपने पास्ट में, भूतकाल में चले जाते हैं, जैसा आपको बताया। तो बस भूतकाल में हमारे विचार चलते रहेंगे और उसकी वजह से बहुत विचार आते रहेंगे। तो ये हमारा अपने ऊपर अटेंशन रहना चाहिए कि कौन सा इस समय मेरे विचार चल रहे हैं। कभी भी कोई विचार आए, बस बिल्कुल साक्षी होकर हम देखें ये विचार ये चल रहा है, बस धीरे से हम उसे विड्रॉ कर लें, अपने को एक अलग कर लें, जैसे साक्षी होकर के उसे देखें। और जब साक्षी होकर के एक बार देखेंगे, फिर हम उस पर उसको स्टीयर कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। कैसे अब आगे करें इसमें ये विचार जो होते हैं, बाय द वे, एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे पारिवारिक संबंधों को और आपस में हमारे जीवन में कटुता ला देती है, संबंध जिसकी वजह से काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, ऐसा कौन सी बात है? बिहेवियर, राइट। बिहेवियर में भी ऐसी कौन सी चीज़, कई बार अच्छा बिहेवियर होता है तो बड़ा अच्छे संबंध हो जाते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ जो बिहेवियर को भी ख़राब कर देती है, संबंध चाहे ऑफिशियल हो, चाहे फैमिली हो, चाहे सोशल रिलेशन हो, है? वाणी में भी ऐसी कौन सी बात? वाणी तो देखो, उसके लिए भी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। कटु वचन, और कटु वचन भी किस कारण पैदा होते हैं? ईगो, राइट। जीवन में जहाँ अहंकार होता है, अहंकार की वजह से वचन के अंदर भी ऐसे वचन निकलेंगे जिसमें अहंकार प्रदर्शित होगा, व्यवहार भी ऐसा लगेगा। और व्यक्ति को अहंकार होता है अपनी किसी न किसी चीज़ की प्राप्ति का, धन का, रूप का, यौवन का, शक्तियों का, पावर्स का। जो व्यक्ति के पास चीज़ होती है उसका उसे अभिमान होता है, अहंकार होता है। और इस वजह से अहंकार को बताते हैं आई के रूप में प्रदर्शित होता है। गुजराती में भी ना सबसे टेढ़े में टेढ़ा शब्द है हूँ। देखो कितने सारे एंगल हैं इसमें बने हुए, हूँ बहुत सारे। बस मैं, जहाँ पर मैं आ जाता है ना, वो ही सब प्रॉब्लम्स की जड़ है जीवन के अंदर। और इस आई के कारण क्या होता है, ये जो आई होता है ये व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में ऐसी दीवार पैदा कर देता है कि इस व्यक्ति को यदि इससे शेक हैंड करना है, मिलना है, बड़ा लंबा रास्ता लेना पड़ेगा तो कहीं शेक हैंड हो सकेगा, मिल सकेगा। हाँ, कैसे इस आई को छोटा करें? आई अहंकार हर एक में होता है, उस आई को हम छोटा कैसे करेंगे? नहीं, वो तो वो होगा, लेकिन छोटा कैसे होगा? वही आई छोटा कैसे होगा? देखिए यहाँ बच्चे भी होंगे, कुछ केजी या नर्सरी में जाने वाला, वो बता देगा कि कैसे छोटा आई बनाएंगे। हाँ, दूसरे को बड़ा करके, ओके। और बड़ा सिंपल है। हाँ, आई कल आपको बताया होगा ना, देखिए ये आई होता है कैपिटल, इसके ऊपर बिंदी रख दो, स्मॉल आई हो गया ना। बस जब हम अपने को शरीर समझते हैं, मैं ये शरीर हूँ, आई देखो आई की तरह ही है ना हमारा शरीर भी पूरा, तो मैं ये हूँ, मैं धनवान हूँ, शक्तिवान हूँ, तो ये बड़ा आई हो गया। और जब आप ये समझने लगते हैं मैं आत्मा हूँ, बिंदी रख दी, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली चेतन सत्ता हूँ, इन आँखों के द्वारा देखने वाली हूँ, कानों के द्वारा सुनने वाली सत्ता हूँ, मुँह के द्वारा मैं बोलती हूँ, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं कर्म करती हूँ। ये सृष्टि रंगमंच है, इस रंगमंच पर मैं आत्मा पार्ट प्ले कर रही हूँ।
किसी ने पुरुष का शरीर, किसी ने स्त्री का शरीर रूपी वस्त्र पहना हुआ है। मैं आत्मा एक्टर हूँ। तो आत्मा, इसकी स्मृति में जब हम रहते हैं, बिंदी की स्मृति में, और ये शरीर मेरा रथ है। इसीलिए जब कोई डेड बॉडी जाती है क्या बोलते हैं? अर्थी जा रही है, अर्थी, अरथी, यानी रथी चला गया, ये रथ रह गया, अरथी, बस वो बॉडी जा रही है, इसलिए अर्थी बोल दिया। तो जब ये छोटा आई सबलाइम हो जाता है, कैपिटल आई, जब शरीर के हम इस भान में रहते हैं, उसकी वजह मैं आत्मा के भान में रहते हूँ कि मैं आत्मा हूँ, बिंदी हूँ, सूक्ष्म हूँ, अति सूक्ष्म चैतन्य सत्ता हूँ। कल यही तो बताया होगा यहाँ पर आत्मा के लेसन में। तो उसकी जब हम स्मृति में रहते हैं, भान में रहते हैं, तो क्या होता है, ये आई हमारा छोटा हो जाता है, सबलाइम हो जाता है, और फिर ये ही बड़ा आई, जो ये एक प्रॉब्लम था, ये ही आई तो रहेगा, शरीर तो कहीं नहीं जाएगा, शरीर तो वही रहेगा, लेकिन ये आई, इसकी बजाय ये जैसे कि एक पुल का काम करेगा, और फिर बड़े सहज रीति से एक दूसरे से हमारा हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा। ये ईगो, अहंकार की बात खत्म हो जाएगी, बस एकदम दिल से दिल की बात होगी। और ये आई जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो वही क्या भाव रह जाएगा? प्रेम भाव, भातृत्व भाव, बस हम सब आत्मा एक परमात्मा पिता की संतान है। तो वो फीलिंग से, अभी देखिए यहाँ पर भी इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, हमारे यहाँ भी आबू में ही लगभग 1000 समर्पित भाई बहन रहते हैं। कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, किसी के अंदर भी ये भावना नहीं है, सब यही समझते हैं आपस में। आप सबसे भी भले पहली बार मिले होंगे, हमें तो लगता है पता नहीं कितने हम निकट हैं, बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि अंदर की वो भावना है कि आप भी आत्मा हैं, हम भी आत्मा हैं, हम सभी आत्मा आत्मा, आपस में भाई भाई। तो ये जब व्यवहारिक दृष्टिकोण हो जाता है तो जीवन में ये सारी बातें आ जाती हैं। लेकिन कैसे इस आई को हम स्मॉल करें? ये कम हुआ ना घर में, जब कभी भी डिफरेंस होता क्या है, जब अहंकार वश कोई बोलता है तो बात आती है मैं राइट हूँ, बाप बेटे की हो, चाहे भाई भाई की हो, चाहे सास बहू की हो, बस दोनों ये समझते हैं मैं सही हूँ। तो इसलिए टकराव होता है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। ऐसे में क्या करें? जब दोनों ही अपने को सही समझें, ऐसे में क्या करना चाहिए? टेम्परेरीली हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए, झुक जाना चाहिए। लड़ाई में भी क्या होता है, दुश्मन के साथ जब लड़ाई होती है तो ऐसा ट्रिक भी बनाते हैं, पहले हम पीछे हटते हैं, दुश्मन समझता है ये हार रहे हैं, दुश्मन तेजी से आता है, फिर उसको चारों तरफ से एनसर्किल करके उसे हरा देते हैं। ऐसे ही ये ईगो नहीं है अहम कि भाई मैं राइट हूँ, नहीं, आप झुक जाओ, दूसरे की बात को मान लो। आप देखेंगे कि एक बार आप मानेंगे, आप दूसरी बार मानेंगे, आप देखोगे वो सदा के लिए आपकी बात मानने के लिए कायल हो जाएगा। लेकिन पहले झुकना भी वो लगेगा मैं क्यों झुकूं, हमें लगेगा कि हम तो हार मान रहे हैं, लेकिन नहीं। एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा होता है ना तो क्या होता है, अकड़ जाता है, मुर्दे को ज़्यादा हिला सकते हैं नहीं। तो झुकना ये एक जीवन की कला है। आप अगर एक बार आपकी नम्रता के सामने पूरा संसार झुक जाता है, लेकिन शुरू में ऐसा वो करना पड़ता है जिसमें कि 1 बार 2 बार 3 बार आपको झुकना पड़े। तो इसलिए जब ऐसा होता है तो क्या होता है, संबंधों में मधुरता आ जाती है। जहाँ संबंधों में कटुता होगी वहाँ पर ही मन जो है, मन का संचालन बिगड़ जाएगा, बहुत मन के विचार आएंगे। तो संबंधों में, परिवार के अंदर मधुर संबंध बनाने के लिए कई बार दूसरे को आगे रखना होता है, जिताना। बच्चे, छोटे बच्चे के साथ जब कोई खेल खेलते हैं तो देखो ये होता है बच्चे को हम जिताएं, हाँ बच्चा भी खुश होगा, ओ मैंने मम्मी को हरा दिया, पापा को हरा दिया, उसकी खुशी में हमारी खुशी होती है, होता है ना ऐसे।
तो यही बात परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ अगर हम रखते हैं तो यही बात एक बहुत बड़ा संबंधों में मधुरता लाने का कारण बन जाता है। तो इससे क्या होता है, जब बाय द वे, जब आपने देखा होगा, हम अक्सर करके कई बार ये बोल देते हैं, यहाँ पर भी बहुत लोग आते हैं कि बहन जी हम चाहते तो नहीं, मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, मन हमारा कंट्रोल में रहे, हम चाहते नहीं गुस्सा करना, क्या करें गुस्सा आ जाता है। मैं चाहता तो नहीं था ये बोलना, ये शब्द मुंह से निकल गए। ऐसा क्यों होता है? हाँ? क्रोध आता क्यों है ये बताइए। क्रोध का एक रूट कॉज क्या है, जड़ क्या है क्रोध की? सभी इस बात के अनुभवी होंगे। क्रोध का एक रूट कॉज क्या है? ईगो तो जनरल सबका ही बताया, ईगो की वजह से ना तो होता है। दैट्स राइट, बट उसके भी पीछे भी एक जनरल बात है, इच्छा पूर्ति ना होना। इच्छा वो भी है ना, मैंने बच्चे को बोला तुम ये काम करो, उसने नहीं किया, मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं करी, मुझे गुस्सा आएगा। कोई भी आप देखो, क्रोध का कारण ये होता है, हमारी कोई डिज़ायर होती है, वो डिज़ायर अगर फुलफिल नहीं होती है, क्रोध आता है। ऐसा होता है ना। तो इसलिए एंगर, जब क्रोध होता है तो कैसा रूप हो जाता है हमारा? कभी देखा है एंगर, गुस्सा? कभी किसी को बड़ा शांति और प्रेम से गुस्सा करता हुआ देखा है? हाँ? नहीं। गुस्सा आता है तो व्यक्ति एकदम तन जाता है, एकदम शरीर उसका, ओ मैं ये कहता हूँ, ऐसा शरीर कांपने लगेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगी, हार्ट बीट्स बढ़ जाएगी, एकदम आँख लाल लाल हो जाएंगी। तो शरीर उसका, व्यक्ति का एकदम तन जाता है। लेकिन बुद्धि जो है ना, बुद्धि टेढ़ी हो जाती है, बुद्धि ठीक नहीं सोच सकती, बुद्धि वक्र हो जाती है। इसलिए क्रोध में कभी भी कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्रोध में डिसीजन जो है नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जब आदमी का माइंड शांत हो जाए, शीतल हो जाए, नॉर्मल स्थिति में आ जाए, तब ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए। नहीं तो क्रोध में जब भी कोई निर्णय लेते हैं, हमेशा वो निर्णय गलत होते हैं और अपने लिए, दूसरों के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए वो हानिकारक होते हैं। तो इसीलिए क्रोध में ना निर्णय, ये व्यक्ति की शारीरिक स्थिति होती है, ये व्यक्ति की मानसिक स्थिति होती है, टेढ़ा हो जाता है। तो ये क्या अक्षर हो गया? तो एंगर होता है तो आदमी क्या हो जाता है? डेंजर, खतरनाक हो जाता है। हाँ, और ये बोर्ड कहाँ होता है खतरनाक का लगा हुआ? डेंजर का। हाँ, हाई वोल्टेज। यहाँ तो इलेक्ट्रिकल भी बैठे हुए हैं ना, हाई टेंशन लाइन में, वहाँ पर ये बोर्ड भी लगा होता है और ये 2 हड्डी भी बनी होती है और एक खोपड़ी भी बनी होती है, ऐसे होता है ना। ओ डेंजर, क्रोध, मेरे सामने आओगे ना तो ऐसा रूप हो जाएगा, हाई टेंशन लाइन। बस क्रोधी भी जो होता है, जब क्रोध करता है तो अपने गले में ये बोर्ड लगा लेता है कि बस भाई तुम मुझे जितना समझाओ मैं समझने वाला नहीं हूँ। वो धक्का दे देगा, जैसे बिजली शॉक मार के दूर हटा देती है, ऐसे क्रोधी को कुछ समझाओ, उस वक़्त वो कुछ नहीं सुनता है किसी की बात नहीं। तो क्रोध के वक़्त क्या करना चाहिए? सभी अनुभवी हैं। हाँ, क्या जो नॉर्मल है क्रोध के लिए क्या हो है? सब, दैट इज राइट। वो तो अगर माइंड आपका क्रोध में नहीं हुआ, देन यू विल डिफॉल्ट द डिसीजन। क्रोध में कहते हैं एक तो ठंडा पानी पी लेना चाहिए, हाँ, थोड़ा शीतलता आ जाएगी। दूसरा गिनती अगर थोड़ा क्रोध हो तो 1 से 10 तक गिनती गिनो, ज़्यादा क्रोध हो तो 1 से 100 तक। क्यों? क्योंकि थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, तो जितना टाइम पास होगा उतना क्रोध का लेवल धीरे धीरे कम आता जाएगा। जब क्रोध आता है उस समय उस व्यक्ति को जरा शीशा दिखा दो, फेस मिरर है, तो उसे खुद, जो अभी तक अपने को बहुत स्मार्ट एक्टिव समझता था व्यक्ति, वो शक्ल देख के अपनी, अरे मैं ऐसा, अपनी शक्ल से ही उसे घृणा होने लगेगी। और फिर हमेशा जब भी उसे क्रोध आएगा उसके सामने अपना वही चित्र घूम जाएगा, अरे मेरा ऐसा रूप है, अब मुझे जब अपना ही शक्ल अच्छी नहीं लग रही तो दूसरे को मेरी शक्ल कैसी अच्छी लगेगी। तो इसलिए क्रोध में थोड़ा सा डिसीजन को डिफर कर देना चाहिए। और यही होता है,
हम कई बार क्या होता है, हम कानों से कोई बात सुनते हैं, किसी ने आके बोला, अरे भाई मोहन भाई तुम तो बोल 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 कर रहे थे, लोग तो बोर हो रहे थे और खामा खाई उन्हें सुस्ती आ रही थी, नींद, तुम खामा खाई बोल बोल करे, अब मैं सुनूंगा ये तो मुझे शौक लगेगा, अरे भाई मैं तो इतनी मेहनत कर रहा था। और दूसरा तो जब कान से हम कोई बात सुनते हैं तो मन में असर करती है, प्रश्न पैदा करती है, क्यों, क्या, कैसे। क्रोध की जड़ ही ये है, क्यों, क्या, कैसे। ये कान, भगवान ने हमारा शरीर ऐसा बनाया है कि हम अपने कान देख नहीं सकते बिना शीशे के। देख सकते हैं अपने कान? नहीं। तो आप बगल वाले का कान देखो और देखो उसमें क्या विशेषता है, दूसरे का कान देखिए, उसमें कुछ विशेषता है? देखो आप, ये जो कान है ना, इस कान की एक विशेषता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह इसका शेप है, कुछ क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ऐसा। तो इसीलिए कान से जब भी कोई बात जाती है तो वो पैदा ही करती है, क्यों, क्या, कैसे, प्रश्न ही पैदा होंगे। बेचारे की शेप ही ऐसी है ना, क्या करे जाए। तो जब आती बात यहाँ से है, निकलती यहाँ से, मुंह से, क्योंकि निकलने का ये रास्ता है, आने का ये रास्ता है। तो क्या करें इसका? हाँ, जब कोई बात आती है कान से, ये प्रश्न पैदा होते हैं। इसीलिए क्रोध में भी कई बार कहते हैं कि क्या करें बहन जी, मैं चाहता नहीं था, मेरे मुंह से ये निकल गए। कहा जाता है जवान के लिए, टंग, टंग हैज़ गॉट नो बोन बट इट ब्रेक मैनी बोन्स। जवान में हड्डी नहीं होती है लेकिन बहुतों की हड्डियां तोड़ देती है, ऐसे। हाँ, कई कहते हैं मैं क्या करूं, मैं चाहता नहीं था, जवान मेरी फिसल गई। हाँ, क्यों फिसल जाती है जवान? घर में फिसलने का स्कोप सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बाथरूम, किचन। बाथरूम में, क्योंकि गीली होती है जगह, पानी होता है, फिसलने का डर रहता है। अब बेचारी ये जवान तो परमानेंट ही गीली जगह में ही रहती है, हाँ, तो फिसल जाए तो क्या करे इसका कोई, हाँ, यहाँ फिसलती रहती है। लेकिन इन सब का कंट्रोल जवान है, आँख है, कान है, पूरे कर्मेंद्रियों का कंट्रोल है यहाँ पर, मन में। अभी देखिए उधर का पंखा है तो भी उसका कंट्रोल यहाँ इन भाई के पास है, इतना पंखा है, माइक है, ये सब कुछ जो चल रहा है पूरा कंट्रोल एक जगह है। वहाँ से चाहे ये कोई भी ऑफ कर दे, ऑन कर दें, उनके हाथ में। ऐसे ही सबका कंट्रोल है माइंड। अगर माइंड हमारा कंट्रोल में है तो ये एक एक कर्मेंद्रिय, एक एक चीज़ हमारे नियंत्रण में रहेगी। तो इसलिए ये नियंत्रण में ये करना बहुत ज़रूरी है। मैं अहमदाबाद में था एक बार, अहमदाबाद में ही मैं काफ़ी रहा हूँ, तो वहाँ पर गुजर रहा था शाहपुर के पास से, काफ़ी अर्सा पहले की बात है। एक एक्सीडेंट मैंने देखा, एक कार आ रही थी, एक स्कूटर वाले से एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा गिर गया, चोट वोट लगी उसके काफ़ी। बस लोग इकट्ठा हुए और बस थोड़ी देर में जरा से, अब प्योरली ट्रैफिक एक्सीडेंट था, लेकिन प्योरली ही एकदम बस वहाँ पर क्या हुआ, सडनली ये हवा हो गई, अरे फलानी कम्युनिटी वाले ने, दो अलग अलग संप्रदाय के लोग थे, फलानी कम्युनिटी वाले ने फलाने को मार दिया। अब है ट्रैफिक एक्सीडेंट और उसमें थोड़ी देर में, जरा सी देर में बस पत्थर चलने लगे, दुकानों के शटर बंद होने लगे, ऐसा वातावरण हो गया, पुलिस आई, टीयर गैस छोड़नी पड़ी और गोलियां चलानी पड़ी। यस, तो ये क्यों? कई बार हम चीज़ों को एज्यूम कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, असली बात नहीं होती है, लेकिन मन हमारा कल्पना कर लेता है। इसीलिए कहा गया है मन के लिए कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, अपनी कल्पनाओं के द्वारा पहुँच जाता है। तो एज्यूम करना ये भी एक बहुत बड़ा मन को विचलित कर देता है, और ये एजम्पशन जो है सारी की सारी कई सारी समस्याओं का जड़ है। ये देखिए, हाँ, एज्यूम जब कर लेते हैं ना, इस शब्द में आपने देखा कोई खास विशेषता नज़र आ रही है इसमें? नहीं। देखिए, इसे ब्रेक करिए, यू एंड मी, आप और हम दोनों ही ये हैं। हाँ, हाँ, चीज़ों को अगर एज्यूम कर लेते हैं हम तो बस बिना सोचे, और कई बार एजम्पशन ही अक्सर करके मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी, कम्युनिकेशन गैप, यही कारण होते हैं समाज में तनाव पैदा करने के लिए।
परिवार में, समाज, और होता एक छोटा कोई कारण है लेकिन सब चीज़ों की जड़ है। तो इसलिए कभी भी हम किसी भी बात में सीधा एज्यूम न कर लें। कोई आज मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छा आया, आज वो बिज़ी है, जल्दी है, उसे इमरजेंसी है, कोई मेरे से बात नहीं कर सका, तो बस मेरे मन में यही आता रहेगा, देखा इतना अच्छा मेरा दोस्त, और आज मेरी तरफ देखा भी नहीं, हेलो भी नहीं किया, बात भी नहीं की। एज्यूम कर लेते हैं और वो संबंधों में कटुता ला देता है। तो इसीलिए कभी भी ऐसे कल्पना के लोक में ही हम सीधा ना चले। और मन अक्सर करके विचलित तब भी होता है, कब? जब हमें दूसरे का सहयोग नहीं मिलता, कॉपरेशन नहीं मिलती। हम भी किसी को कॉपरेट नहीं करते हैं, वो हमें ख्याल नहीं रहेगा, लेकिन दूसरे का कॉपरेशन जब नहीं मिलता है तो हमें बहुत खराब लगता है। अब सबने भी बचपन में वो कहानी पढ़ी होगी ना, कछुए और खरगोश की। हाँ, दोनों की रेस हुई, कौन जीत गया? कछुआ। क्यों जीत गया है? हाँ, कछुए और खरगोश की रेस हुई। बस खरगोश तेजी से चला, सोचने लगा भाई अभी तो बहुत टाइम है, सो गया, तो कछुआ जीत गया। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, कहानी आगे चलती है। फिर जब खरगोश एकांत में बैठा हुआ था शाम को, उसने कहा ये कैसे हो गया भाई, मैं इतना तेज़ दौड़ने वाला और मैं हार गया। वो कछुए के पास गया कि कल फिर दौड़ेंगे, और तो कछुआ तो नशे में था अपनी जीत के, उसने कहा हाँ कल फिर दौड़ेंगे। अगले दिन दौड़े फिर दोनों। आज खरगोश जीत गया क्योंकि खरगोश सोया नहीं। तो वो जब जीत गया, उसके बाद कछुए को थोड़ा आया कि भाई कल ये जीत गया था, कल मैं जीता, आज ये जीत गया। फिर कछुए ने भी कुछ सोचा, फिर कछुआ खरगोश के पास गया, कल फिर दौड़ेंगे। तो उसने कहा ठीक है, खरगोश को तो अपना उस पर वो था ना नशा कि मैं तो हमेशा जीत जाता हूँ, जीत जाऊँगा। तो कछुए ने कहा ठीक है, कल फिर दौड़ेंगे, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं दौड़ेंगे, इस डायरेक्शन में दौड़ेंगे। तो उसने कहा ठीक है। अगले दिन फिर इकट्ठे हुए, फिर उन्होंने दौड़ना शुरू किया दूसरी डायरेक्शन में। खरगोश बड़ी तेज़ी से दौड़ा, आगे जाके रुक गया क्योंकि पानी था, आगे तालाब था। खरगोश धीरे 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 करके वहाँ पहुँचा, देखा खरगोश खड़ा है, थोड़ा खरगोश की तरफ थोड़ा स्माइल दी उसने, पानी में उतर गया, वो जीत पार कर गया। हाँ, जब वो पार करके पहुँच गया, फिर आज कछुआ जीत गया, 2-1 का स्कोर हो गया। हाँ, अब क्या हो आगे? फिर दोनों मिले कि भाई ये तो ज़िंदगी में चलता रहेगा कंपटीशन, क्यों ना हम ऐसा करें हम दोनों जीत जाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई हारे ही नहीं है, दोनों जीत जाएं। तो अगले दिन उन्होंने फिर पूरे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दिया, आज फिर रेस होगी और आज फाइनल रेस है। पूरा सारा जंगल इकट्ठा हो गया, फाइनल रेस हुई। हाँ, फिर दोनों दौड़े यहाँ पर ना, तो सब देखने लगे आज कौन जीतता है। बस दोनों आए, जहाँ ज़मीन थी वहाँ खरगोश ने कछुए को अपने ऊपर बैठा लिया, खरगोश के ऊपर कछुआ बैठ गया। खरगोश तेज़ी से दौड़ता है, वो तेज़ी से दौड़ के वहाँ तक पहुँच गया जहाँ पानी था। जब पानी आया, खरगोश नीचे हो गया, नहीं कछुआ नीचे हो गया और खरगोश ऊपर, वो उन्होंने तेज़ी से पार कर लिया। तो दोनों ही विन। यही मैनेजमेंट में कहा जाता आई विन यू विन, कोई हारे नहीं। असली जीत ये है कि कोई हारे नहीं, हम भी जीतें, आप भी जीतो, आप भी, वही मन के नियंत्रण की कला है। चूहे और शेर की कहानी सबने पढ़ी होगी। हाँ, बस जब एक बार शेर ने चूहे को छोड़ दिया था कि भाई चूहा उत्पात मचा रहा था उसके शरीर पर, जाओ, तुम छोड़ दिया, क्योंकि चूहे ने बोला महाराज मैं छोटा सा जीव, शायद आपके कभी काम आऊँ, लेकिन शेर को तो नशा था, रे तो क्या काम आएगा, लेकिन चल तुझे छोड़ देता हूँ। लेकिन वही चूहे ने शेर को जाल से निकाला। तो भाव क्या है कि कभी भी जीवन में चाहे हमारे पास धन हो, सत्ता हो, सब कुछ हो, अहंकार नहीं, क्योंकि ईगो ब्रिंग्स डाउनफॉल। अहंकार जो है वो मनुष्य को नीचे गिराता है। और तो मन को संचालन करने में विचारों का बहुत बड़ा हाथ है। कैसे हम अच्छे विचारों को लाएं? तो मन जो है खेती, मतलब फर्टाइल लैंड की तरह है, जहाँ बहुत अच्छी खेती होती है मन के अंदर ना। तो क्या करें? अच्छे अच्छे विचार के बीज बोएं।
वो अच्छे विचार कैसे आएंगे, वो राजयोग से सिखाते हैं, मेडिटेशन से अच्छे विचारों के बीज बोएं, हल चलाएं। हल जब चलता है तो हल कौन सा, गुड इंस्पायरिंग। यहाँ से आप जब जाएं, कोई किताब, कोई कैसेट्स, कोई वीडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट, कोई चीज़ ऐसी ले जाइए, जब भी आप वहाँ पर हों उसे देखें, सुनेंगे, आपके जीवन में फिर से वो नई उमंग आ जाएगी। फिर खातर डालते हैं उसके अंदर, तो ऐसी ऐसी गुड कंपनी जहाँ पर आपका आश्रम वगैरह है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ या अच्छे संबंधित लोगों से उनसे विचारों का आदान प्रदान करें। और साथ साथ कई बार कीड़े मकोड़े जो पैदा हो जाते हैं खेती में, तो ऐसी मन के अंदर कभी निगेटिव विचार आएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के, उन सब को निकालते रहें। ये कमजोरियों को मन से वो कैसे निकालेंगे, यही गुड कंपनी के द्वारा। वहाँ तो मन को, शरीर में चाहे हमारे कोई बीमारी आ जाए, पैरालाइज हो जाए, शरीर में तो आती रहेंगी, उम्र बढ़ती रहेगी, लेकिन शरीर के बीमारियों को, शरीर भले पैरालाइज हो जाए लेकिन मन को हम पैरालाइज ना होने दें, मन को कभी भी हम कमजोरी का अनुभव ना होने दें। शरीर में जितना रोग हो, आज देखो हमारी दादी जी वगैरह, हाँ आप मिलोगे, अब 85-90 ईयर्स की एज है। बाबा ब्रह्मा बाबा भी, मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला, 93 ईयर्स के थे, लेकिन फिर भी ऐसे इतने स्फूर्ति, और ये मन इतना शक्तिशाली, नहीं तुम ये कर सकते हो। उन्होंने ही हम लोगों को धीरे धीरे करके ऐसा बलशाली बनाया। तो मन के अंदर कभी भी कमजोरी ना आने दें, शरीर को भले वो हो लेकिन मन ना हो। उत्तरायण पर पतंग चढ़ाते हैं ना, हाँ, पतंग चढ़ाने के लिए क्या चीज़ जरूरी है, हवा। हाँ, पतंग और धागा मांझा तो होता ही है, लेकिन कभी कभी हवा नहीं चलती है, तो आपने देखा होगा कि पतंग भी ऊंची नहीं जाती। लेकिन जीवन में ना, जीवन रूपी पतंग जो है, इसमें जब बहुत तेज हवा चलती है, आंधी चलती है, प्रॉब्लम आती है, तूफान आ रहे हैं, उनसे अब घबराए नहीं। क्यों? क्योंकि तूफान को तोहफा समझो। तूफान अगर जीवन में आते हैं, उनको हम समझें ये तूफान नहीं है बल्कि तोहफा है, हमें आगे बढ़ाने का एक साधन है। तो जब हम ऐसा समझते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। देखो ये आदमी, हाँ, चला तो रहा है साइकिल, मज़ा ले रहा है कार का, बुद्धि से है, एंजॉइंग द कार राइड। क्यों? ऑलवेज थिंक हाई। जीवन में हमेशा महान सोचो, आगे बढ़ने का सोचो, कभी भी निगेटिव विचारधारा हमारे जीवन में ना आए। तो इसीलिए वाइल एंजॉइंग स्मॉल प्लेजर्स ऑलवेज थिंक बिग थॉट्स। महान विचार हमारे जीवन में आते रहे। देखो शरीर तो बूढ़ा होता जाएगा, इसलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि ओल्ड एज इज नॉट द नेम ऑफ एन ओल्ड बॉडी बट द नेम ऑफ एन ओल्ड माइंड। रिटायरमेंट हो गया, लेकिन हम उसको यही समझे, नो, रियल लाइफ स्टार्ट्स एट 60। उसके साथ हम अपने माइंड को ओल्ड ना होने दें। क्या करूं, शरीर नहीं चलता, ये है, नहीं। ओ, शरीर की अपनी लिमिटेशन है, उसके आधार पर, लेकिन मन को हम कभी कमज़ोर ना होने दें। अरे यही समय मिला है मुझे, इस समय के द्वारा जो मैंने जीवन भर एक्सपीरियंस अर्न किया है अपने क्षेत्र में, उस एक्सपीरियंस को अब हम कैसे ईश्वर के कार्य में लगा सकते हैं, कैसे समाज सेवा में उसी एक्सपीरियंस को लगाएं, वो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। बल्कि रिटायरमेंट के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे की नज़र में, तो बाद में हम पहले अपनी नज़र में ही डाउन हो जाते हैं। नहीं, अपनी नज़र में भी हम नहीं। ओ, बाबा को हम देखते थे ना, बाबा 60 वर्ष के थे, उसके बाद बाबा ने इस संस्था की स्थापना की, जो आज इतनी बड़ी संस्था देख रहे हैं। 60 वर्ष तक तो वो अपने घर गृहस्थी में रहते थे। उसके बाद जब उन्हें जीवन की जागृति हुई, और ये संस्था आज इतना बड़ा पूरे विश्व भर में फैली हुई है। तो इसलिए आवश्यकता ये है कि हम कभी भी अपने मन को बूढ़ा ना हो। हर मनुष्य जब पैदा होता है, उसमें 2 शक्तियाँ होती हैं। कौन सी? एक है याद करने की शक्ति, दूसरी है भूल जाने की शक्ति, भूलने की और याद की। लेकिन लाइफ की ट्रेजेडी क्या है कि जो हम याद रखना चाहते हैं वो तो भूल जाते हैं, और जो भूल जानी चाहिए बातें वो बरसों तक याद रहती हैं। मेरा आपसे कोई झगड़ा हुआ, मन मुटाव हुआ, वो बात को भूल जाना चाहिए, वो याद रहेगी मुझे। अच्छा, जब मुझे मौका मिलेगा, आई विल सी दिस फेलो, आई विल टेक द रिवेंज। वो मन के अंदर वो भूल जानी चाहिए, वो याद रहती है, और जो याद रहनी चाहिए वो भूल जाती है। तो
अभी आवश्यकता है मेडिटेशन के द्वारा इन दोनों शक्तियों को हम राइट वे में कैसे यूज़ करें। तो इसीलिए जब मन में कई बार आती क्या करें, ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, तो कांट जब नहीं हो सकता है ना, कांट में से टी नॉक कर दो, नॉक द टी आउट ऑफ द कांट। इट डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग, अपनी विचारधारा पर। विचारधारा को हम कभी कमज़ोर ना होने दें। नेक्स्ट वो, तो इसलिए ये निर्भर करता है सारा दिन की दिनचर्या पर। पूरा दिन भर आपने काम किया और जब रात को विचार सोने जाते हैं ना, अगर नींद आपकी बड़ी अच्छी होगी, सुबह सुबह भी आप बड़ा फ्रेश उठेंगे। कई बार ऐसा होगा, देखा होगा आपने, 7 घंटा 8 घंटा भी सो लिए, 9 घंटा, लेकिन फ्रेश नहीं होते हैं, क्योंकि नींद जो है पीसफुल नहीं होती है। नींद जो है गहरी नींद नहीं, और कभी कभी 3-4 घंटे की नींद में ही बिल्कुल फ्रेश अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सोने जाते हैं ना, तो दिन भर के काफ़ी विचार हमारे मन में रहते हैं। वो विचार, हम बिस्तर पर पड़े हैं लेकिन वो विचार हमें कई बार परेशान करते थे। नींद आने में देरी होती है, अगर आ भी जाती है तो टूट जाती है बार बार। तो ये स्लीप साइकिल्स, नींद जो है साइकिल्स में चलती है, 90 से 100 मिनट का पीरियड के साइकिल्स के बीच में। और इसीलिए अच्छी नींद के लिए ज़रूरी है कि रात को जब हम सोएं, दिमाग को जैसे खाली करके सोएं। जो मन के अंदर पूरे दिन भर में जो ऐसे निगेटिव विचार थे, फ्रस्ट्रेशन के विचार थे, वो उन विचारों को खाली करके अगर हम सोएंगे, नींद बहुत अच्छी रहेगी। प्रैक्टिस करिए। कल आपने थोड़ा अभ्यास उषा बहन ने कराया होगा, आज शिलू बहन ने क्लास ली ना, हाँ, उन्होंने भी थोड़ा अभ्यास कराया होगा। आपको लगेगा भाई थोड़ी देर गीत तो बजा, लाल लाइट भी जली, लेकिन मेरी बुद्धि ठहरी नहीं। कभी मुझे घर याद आ रहा था, कभी मैं वहाँ पहुँच गए धंधे में। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस आप धीरे 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 करते जाएंगे। हम भी जब पहले योग करते थे, हम लोगों का भी 15 मिनट योग करेंगे तो 14.5 मिनट तो बुद्धि बाहर भटकती थी। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, होता है। आप बचपन में याद करिए कि जब साइकिल सीखी होगी, कितनी बार गिरे होंगे, बाद में तो अब बिना सोचे समझे ही साइकिल स्कूटर चला लेते हैं। बच्चा होता है, शुरू में 1-2 बार खड़ा होने में भी मेहनत लगता है, चलने में, बाद में प्रैक्टिस हो जाती है। ऐसे ही प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप अभ्यास छोड़िए नहीं, योग का अभ्यास घर जाके भी करते रहिए। आप देखेंगे थोड़े समय बाद ही आपको ये लगेगा, अरे वाह, मेरा तो ध्यान लगने लगा, अब ध्यान भागता नहीं है, खुद खुशी होगी। और इन चीज़ों में ये मदद करती है। जब आप यहाँ से जाएंगे ना, तो कई चीज़ें, कभी कभी आपको निराशा का अनुभव होगा, भाई जीवन के अंदर कई परिस्थितियाँ आती हैं, तो आप उससे घबराइए नहीं। यहाँ से कुछ वीडियो कैसेट ले जाइए, कुछ ऑडियो कैसेट, कोई किताबें अच्छी ले जाइए, पत्र व्यवहार के द्वारा भी संबंध संपर्क में रह सकते हैं। उससे क्या होगा, इन सब के द्वारा फिर से आप जो यहाँ पर 2-3 दिन आप गुजारते हैं, इसी नशे और खुशी में फिर से आप आ जाएंगे। यहाँ जितने भी लेक्चर चलते हैं, सभी के मतलब टेप होती है, कैसेट्स वगैरह भी मिलते हैं। तो वो कोई भी कैसेट्स लेक्चर की ले जाएंगे, शिविर की ले जाएंगे, गीतों की ले जाएंगे, वो सब आपको फिर से एक नया जीवन प्रदान करेगी। बत्तख होती है ना, जैसे आपने देखा होगा, बत्तख बिल्कुल लगता है जैसे बिल्कुल ऊपर ही तैर रही है, कोई अंदर हलचल नहीं है। नीचे ही नीचे बहुत हलचल होती है, ऊपर शांत रहती है। तो शुरू में ऐसा होगा कि आपके मन के अंदर बड़ी हलचल होगी, लेकिन आप ऊपर से उस हलचल को क्रोध के रूप में, अहंकार के रूप में, ईर्ष्या के रूप में न प्रदर्शित करें। बाहर का कंट्रोल जो होगा वो ही फिर अंदर का कंट्रोल में मदद करेगा, फिर अंदर का कंट्रोल जितना होगा वही फिर बाहर का कंट्रोल में मदद करेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे बच्चे होते हैं, सीसॉ खेल होता है ना, ये भारी तो ये ऊपर हुआ, फिर ये ऐसे। तो इस तरीके से अंदर का और बाहर का, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। इसलिए बाहर से हम कई कह देते हैं, अरे बाहर से नहीं करो, अंदर ही अंदर अगर करा तो उससे ये हो जाएगा, वो नहीं। आप अंदर ही अंदर कंट्रोल करेंगे तो बाहर का कंट्रोल आएगा, और बाहर के कंट्रोल से अंदर। तो ये दोनों एक दूसरे का। और ये मेडिटेशन के द्वारा, बिना मेडिटेशन के पहले मन के विचार बहुत आएंगे, जैसे बताया ना आपको, बस लहरों की तरह। लेकिन थोड़ा मेडिटेशन के अभ्यास से मन के विचारों की गति नियंत्रित हो जाती है।
इसी प्रकार से ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार, बुद्धि इम्बैलेंस रहेगी, करें ना करें, कैसे करें, लेकिन थोड़ा अभ्यास के बाद वही बुद्धि बैलेंस हो जाती है। सही निर्णय, सही टाइम पर निर्णय, ये एक जीवन की बहुत बड़ी कला है। सही निर्णय, सही, और ऐसे ही संस्कार। पुराने ज़माने में रिकॉर्ड होता था ना, जैसे रिकॉर्ड बजाओ तो कई बार फंस जाती थी सुई भी, या वो बजता है। तो ये जो है लेस रेगुलेटेड होते हैं, लेकिन योग अभ्यास के द्वारा ये बिल्कुल रेगुलेट हो जाते हैं। जीवन बहुत शांतमय बन जाता है। बस अभी हम लोग लेक्चर के अंत की तरफ आ रहे हैं, तो आज जब भी आपको समय मिले 2-3 मिनट एकांत में बैठ के अपने अंदर आप झांकना। मन को नियंत्रण करने की बात हो रही है ना, एकांत में बैठ के अपने अंदर झांक करके आप आज देखना। क्या देखना? आप ही खुद देख सकते हो, दूसरा कोई नहीं बताएगा, कि मेरे जीवन के अंदर बहुत खजाने हैं जो कल आपको बताए, शांति का, प्रेम का, आनंद का, शक्ति का, ज्ञान का, लेकिन ये खजाने कोई चोर लूट के ले जाता है, हमारी कमजोरियाँ ख़त्म कर देती हैं। क्यों? देखिए, खजाना होता है, ताले में रखा जाता है, चेन में रखा जाता है ना, तो ये चेन भी स्ट्रॉन्ग है, ताला भी बड़ा है, फिर भी खजाना चला जाता है। क्यों? इस चेन को गौर से देखिए, ये कड़ी देख रहे हैं आप, टूटी हुई है। यस, लिंक। ऐसे हमारे जीवन में भी हमारे अंदर कई गुण हैं, शक्तियां हैं, लेकिन कोई ना कोई कमजोरियां ऐसी हैं जीवन में जो हमारे इन खजाने को गायब कर देती है। दूसरा नहीं बताएगा, आपको खुद एकांत में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा, भाई या तो क्रोध के वश, या टेम्परामेंट मेरा लूज है, या ईर्ष्या है मेरे अंदर, या अहंकार है, कोई ना कोई कमजोरी। वो वीकनेस जो है, वो वीकनेस की वजह से आपका ये सुख शांति का खजाना लुट जाता है। बस एक बार आपको पता चल गया, उसको आप भरने का अभ्यास करेंगे, फिर आप जब यहाँ से जाएंगे ना, तो अभी आप प्लेन में जाएंगे। हाँ, आप आए तो होंगे कार से, बस से, ट्रेन से, लेकिन अभी आप जाएंगे अगली बार यहाँ से वापस तो प्लेन से जाएंगे, वो भी बिना टिकट वाला प्लेन। हाँ, ऐसा ही है, उड़ते हुए, फ्लाई। क्योंकि ऊपर जब उड़ते हैं तो नीचे जब जाते हैं तो नीचे कई चीज़ें हिंड्रेंस होती हैं, वो बाधा बन जाती हैं, लेकिन प्लेन से जाओ, उसमें कोई नीचे की पहाड़, नदी, नाले कुछ होंगे, उसका कोई बाधा नहीं होगी। ऐसी बुद्धि से यहाँ से आप ये 2 पंख लेकर के जा रहे हो। कौन से 2 पंख? पक्षी होता है ना, 2 पंख से उड़ता है ना, कौन से 2 पंख लेके जा रहे हैं? एक है ज्ञान, दूसरा है योग। तो ज्ञान जितना आपको 3 दिन के लेक्चर होंगे, ये नॉलेज, और साथ में योग। और ज्ञान योग के आगे 2 एडिशनल पंख आपको मिल रहे हैं, वो आपके सदा आगे बढ़ने के लिए, वो है उमंग और उल्लास, खुशी का। हाँ, ये ज्ञान योग के पंख के सहारे आप उड़ते रहेंगे तो कोई भी हर्डल जीवन में, कोई भी बाधाएं आएंगी, वो आपको रोकेंगी नहीं, आप बढ़ते चलेंगे आगे। और फिर बस गणपति बापा मौर्य बोलते हैं ना, तो बस ये माइंड मैनेजमेंट का पक्का प्रतीक है। हाँ, मन के नियंत्रण का। गणपति बापा देखो, उसको बड़ा सिर दिखाते हैं गणपति बापा को, तो बड़ा सिर किस बात का प्रतीक है? बड़े विचारों का, महान विचारों का। छोटे मोटे विचारों को हम स्थान न दें, ईर्ष्या का, निंदा, स्तुति, ये निगेटिव, इन विचारों को हम स्थान न दें अपने। पॉजिटिव, महान विचार। इसी तरह बड़े कान और बड़ा नाक किस बात का प्रतीक है? हम जिस परिस्थिति में रहते हैं, हमारे नाक कान खुले रहें, लेकिन छोटा मुंह। जो भी चीज़ होती है उसको हम इमीडिएटली रिएक्ट ना करें। होता क्या है, कोई बात हमने सुनी, तुरंत हम रिएक्ट कर देते हैं, बस उससे ही माइंड जो है मिसमैनेज हो जाता है। हाँ, एक राजा के दरबार में एक आया व्यक्ति। हाँ, एक सेकंड। तो वो 3 डॉल्स लेकर के आया राजा के दरबार में।
तो वो 3 डॉल्स लेकर के आया। राजा ने पूछा कि अरे भाई ये क्या है? वो तीनों गुड़िया थीं एक जैसी, लेकिन तीनों की कीमत में बड़ा अंतर था। एक डॉल थी 1 रुपए की, एक थी 1000 की, एक थी लाख रुपए की, बिल्कुल एक जैसी। तो राजा ने जब पूछा क्या अंतर है, तो उसने बताया। उसने एक डॉल लिया, उसके कान में यहाँ से तार डाला, वो मुंह से निकल गया, इधर से सीधा मुंह से। उसकी कीमत 1 रुपया। यानी कि अगर हम कोई बात सुनते हैं और हमने तुरंत रिएक्ट कर दिया, हमारी भी कीमत 1 रुपया। दूसरी डॉल उसने ली, उसके कान में यहाँ से डाला, और दूसरे कान से निकल गया। उसकी कीमत पहले से ज़्यादा, यानी 1000 रुपया। पहले से तो ये अच्छा है कि सुना हमने, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं किया, उसको सोचा, और अगर हमारे काम की बात नहीं है दूसरे कान से निकाल दिया। लेकिन सबसे बढ़िया कौन सी? तीसरी डॉल, जिसको यहाँ से उसने तार डाला, पेट में जाके रुक गया, कहीं नहीं निकला। उसकी कीमत लाख रुपया। यानी हम कोई बात सुनते हैं, अगर किसी ने कोई बात बोली किसी के लिए, या कोई भी बात है सुना, उसको हम तुरंत ही रिएक्ट ना करें, तुरंत ही रिजेक्ट भी ना करें, उसको सोचे समझे अंदर में, और सही समय पर सही अगर निर्णय लेते हैं, वो चीज़ में हमें सफलता मिलती है। इसलिए मन के नियंत्रण में ये सब बातें जो आवश्यक हैं, इसमें लिखित नहीं थी, वो लिखित थी ना? हाँ ठीक है। तो ये दिखाओ गणपति का। तो इसके ये देखा, इसीलिए बड़ा पेट इसी बात का सूचक है कि हर बात को हम संभालें, बड़ा पेट। और छोटी आंख किस बात का सूचक है? गणपति की कर्म योग का प्रतीक। देखो जब योग करते हैं ना, तो अब जब काम करेंगे हम आंख बंद करके तो काम कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए छोटी आंख इस बात का कर्म योग का प्रतीक है कि हम कर्म भी करें, लेकिन योग युक्त स्थिति में अगर रहकर कर्म करते हैं। इसीलिए कहा जाता है योग कर्मशु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। वो कब आएगी? जब योग युक्त रह के मेडिटेशनल स्टेज के अंदर हम कर्म करेंगे। तो बस ये गणपति बापा की तरह अगर हम ऐसा बनते हैं, तो हमारा माइंड मैनेज रहता है।